दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और हम आपसे जो मिलने के लिए आए हैं, खिनबिनी हमारा गांव है, फर्रुखाबाद कायमगंज रोड पे पड़ता है। और सबसे पहले हम अपने गाइस का जो हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी हम यूट्यूब पे लेकर के आते हैं, क्योंकि हम किसानों की बात करते हैं। तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद आपको भी देना चाहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम यहाँ पर निकाल के आए हैं और कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे वकील साहब का, जो इतनी सारी मतलब जो है व्यस्ततम टाइम में से कुछ टाइम निकाल के उन्होंने हम सभी लोगों के लिए दिया है। तो हमारे वकील साहब हैं, सबसे पहले तो हम वकील साहब का इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। वो क्या सोच के मतलब जो है हम लोगों के साथ में इस तरीके से मतलब अट्रैक्ट हुए हैं, मतलब जो है एक सोच और एक विज़न कि क्या हम करना चाहते हैं, मकसद क्या है। तो हम चाहेंगे उनका इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे, माननीय वकील साहब। देखिए, जो हमारे सामने हैं शिवराम कश्यप जी जो हैं, ये कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि से क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और हम लोग ग्राम पंचायत कमालुद्दीनपुर के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं। तो इसलिए हम लोगों का उत्तरदायित्व तो था कि कृषि से लोग ज़्यादा निर्भरता है गांव में। तो हम लोगों का ये प्रयास था कि एक ऐसा कृषि वैज्ञानिक हमारे बीच में उपस्थित हो कि कृषि से संबंधित चीज़ें हम लोगों को बताए कि आधुनिक रूप से किस ढंग से कृषि करी जाए कि कृषि की लागत कम हो और हमारा उत्पादन बढ़े। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो ये रासायनिक खादें हैं, इनके चक्कर में पड़े हुए हैं, लगातार मात्रा बढ़ाए जा रहे हैं। कोई उनको बताने वाला नहीं है कि कितनी खाद प्रयोग करना है या अन्य क्या दूसरे विकल्प हैं इन रासायनिक खादों के स्थान पर जो प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये हमारे शिवराम कश्यप जी थे, इनका यूट्यूब चैनल था, उसको देखा हम लोगों ने। और देखने के बाद ये अनुभव हुआ कि इनका एक गोष्ठी, एक कार्यक्रम ग्राम पंचायत कमालुद्दीनपुर में भी आयोजित करी जाए। तो इससे क्या होगा, इस गोष्ठी से जब किसान लोगों के सामने जो समस्याएं हैं इनसे प्रश्न करेंगे किसान लोग और ये अपनी बातें बताएंगे किस प्रकार से हम लोग अपनी कृषि की गुणवत्ता है, कृषि को सुधार कर सकते हैं और कैसे हमारी खेती की लागत कम हो सकती है और कैसे उत्पादन हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इनके जो सुझाव हैं, एक हमने यूट्यूब चैनल पे इनकी पूरी सब देखा है। तो उससे बड़ा प्रभावित होकर मैंने इनको यहाँ पे ग्राम पंचायत में आमंत्रित किया है कि अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपनी विधि कार्यशैली के माध्यम से ये बताएंगे कि हम लोगों को लाभान्वित करेंगे किसान बंधुओं को कि किस प्रकार हमें इनका लाभ प्राप्त करना। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है विशेष तौर पर। थैंक यू वकील साहब, बहुत अच्छे से मतलब जो है आपने मकसद क्लियर किया, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि किसान की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बढ़ती हुई लागत है। सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। सबसे बड़ी अगर समस्या है, पैदावार नहीं है, पैदावार जो भी हो रही है, लेकिन अगर लागत ना बढ़े तो उस पैदावार का हमको फ़ायदा है। और हो क्या रहा है कि लागत बढ़ती चली जा रही है, पैदावार भी थोड़ा बहुत से बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब जो है रासायनिक विधि से खेती कर रहे हैं, पैदावार बढ़ रही है, लेकिन उस पैदावार का बढ़ने का बेनिफिट हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारे एक सहयोगी हैं जो हमारे साथ में हैं, हमारे हमजिन्स हैं, उनसे और उनके विचार जानना चाहेंगे। वो चूँकि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया है और आज वो कृषि के लिए हमारे साथ में समर्पित हैं। तो हम चाहेंगे हमारे माननीय सीवी तिवारी जी वो 2 मिनट में अपनी बात कहें। तिवारी जी। धन्यवाद शिवराम जी। मेरा नाम सीवी तिवारी है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर मुखातिब हूँ। दोस्तों, पिछले 50 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। कुछ परिवर्तन समय के साथ आवश्यक थे, ज़रूरी थे, जिनके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, लेकिन हर प्रभाव अपने साथ किसी न किसी मात्रा में एक छोटा सा दुष्प्रभाव लेकर आता है, जिस दुष्प्रभाव को समय पर हटाना आवश्यक होता है। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि खेती में तब से अब तक क्या परिवर्तन हुआ है। आज मैं एक दो को छोड़कर लगभग सभी नए चेहरों को देख रहा हूँ अपने सामने। पिछली बार आप लोग शायद नहीं थे,
इसलिए बात वहीं से शुरू करता हूँ। मैक्सिमम आज 4 बोरे 5 बोरे और कहीं कहीं सुनने को आया 10 बोरे तक पड़ते हैं। तो इससे पैदावार भी इतनी बड़ी होगी। जैसे पहले 1 बीघा में 50 बोरा निकलता था आलू, तो अब करीब 500 बोरा तो निकल रहा होगा पर बीघा। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ इतनी लागत बढ़ाने का, अथवा क्या कारण थे जिसने इतनी लागत बढ़ाने पर मजबूर किया फसल को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए, ताकि फसल और नीचे न चली जाए। अपने यहाँ गाय को पूज्य माना जाता है और अनादिकाल से इस भारतवर्ष में गाय और कृषि का अटूट संबंध रहा है। हालांकि गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर और जिसके वंश का कोई भी पदार्थ अपव्ययित नहीं होता, बर्बाद नहीं जाता। उसकी बच्चियां दूध देती हैं, बेटे खेती में सहयोग करते हैं और गौमूत्र और गोबर तक का इस्तेमाल होता है। तो अंतर यही है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ खेती पूरी तरह हल और बैल पर डिपेंड थी। आज थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आज हल और बैल की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं, हार्वेस्टर आ गए हैं, कल्टीवेटर आ गए हैं, बहुत सी नई नई चीज़ें आ गई हैं। लेकिन हल बैल और इन सब में एक समानता है कि इनकी पहुंच ज़मीन में 9 इंच गहराई तक ही होती है, जितने पे हल चलता है। मिट्टी पलटती है, मुलायम होती है, सब कुछ होता है। जो कुछ भी होता है 9 इंच से लेकर 12 इंच के बीच में होता है सामान्यतः एक रेगुलर वे में। लेकिन एक बड़ा अंतर क्या आया है, पहले धरती की छाती से बैल गुजरता था छोटा सा, अब 2 टन का ट्रैक्टर गुजरता है, 3 टन का हार्वेस्टर और कल्टीवेटर गुजरता है। ज़मीन पर बढ़ा हुआ वजन महीनों और वर्षों तक लगातार होता रहता है, ऊपर की ज़मीन तो चुकती रहती है। लेकिन इस वजन के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी गहराई 1 मीटर से 2 मीटर के बीच ज़मीन परती हो जाती है, कठोर हो जाती है। और लगातार वर्षों तक ये स्थितियाँ बनी रहें तो इतनी कठोर हो जाती है कि ऊपर से डाला गया पानी भी ज़मीन की उस परत तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है। जबकि पानी ही एकमात्र माध्यम होता है जो अपने साथ आप द्वारा खेत में डाले गए सभी दवाओं, फर्टिलाइज़र्स, यूरिया वगैरह को घुला के नीचे तक ले जाता है। तो जब पानी ही उस परत तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो आपके द्वारा डाली गई कोई भी दवा, कोई भी उर्वरक वहाँ तक उतनी नहीं पहुँचेगी। जितनी उर्वरक आप डालते हैं, जितनी भी चीज़ें आप डालते हैं, उसका 40 से लेकर 60% हिस्सा तो ऊपर ही बह के बर्बाद हो जाता है। इसी कारण आपको लगता है कि और डालना चाहिए, आप मात्रा बढ़ाते जाते हैं, लेकिन फसल जितनी आनी चाहिए उससे भी 10, 20, 25% कम ही आती है खेतों में। तो यहाँ पर सबसे मुख्य विषय है कि अगर हम कुछ ऐसा कर सकें जो ज़मीन की उस अंदरूनी परत को भी पोला कर दे, नम कर दे, वहाँ तक पानी की पारगम्यता को सुनिश्चित करे, तो आप जितनी दवाएं डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, उसका अगर आप आधे भी डालेंगे तो भी आपकी फसल में 10 से 20, 25, 30% तक का इजाफा होना निश्चित है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक छोटी सी चीज़ का हम आपको प्रदर्शन दिखाएंगे। कुछ ऐसी जादुई चीज़ें हैं जो मिट्टी की उस परत को परिवर्तित कर देती हैं। अपनी चीज़ की या किसी भी वस्तु की तारीफ़ कर देना बहुत सामान्य बात है, लेकिन हम आपको उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको टेबल पे करके दिखाएंगे। आपको महसूस होगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है, और बाद में जो लोग चाहेंगे वो अपने खेत में भी इसके एक छोटे से हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं माइक शिवराम कश्यप जी को देता हूं। माननीय कश्यप जी। थैंक यू तिवारी जी, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे तिवारी जी के लिए। तो साथियों,
जो डेमोस्ट्रेशन है, डेमोस्ट्रेशन देखिए होता है कि ये सिंबॉलिक डेमोस्ट्रेशन है, एक सांकेतिक है ये, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा हम करके दिखाएंगे वैसा सारा का सारा तत्काल हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसी सिद्धांत पे परिवर्तन नज़र आएगा आपकी खेती में। तो ये 2 गिलास में हमने पानी लिया है और वही पानी है जो हम लोग पीते हैं और वही खेतों में यूज़ होता है। और इस पानी में एक में हम ये एक्टिवेटी जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका हम कुछ बूंद का इस्तेमाल करेंगे 1 गिलास में, और एक में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि सर ने बोला कि ज़मीन में ठोसपन आ गया है, और ज़मीन में जब ठोसपन आ गया है तो उसको सही करने के लिए, इसको देना थोड़ा सा, सही करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो ज़मीन पोली हो जाए। तो इसको हम अच्छे से मिला देते हैं, और चूंकि ये एक्टिविटी है, ये हमारी जो नीचे की जो सतह होती है जो ठोस पड़ चुकी है उसको गीला करने का काम करेगा। और जो पौधे की जड़ें होती हैं वो जहाँ पर भी नमी होती है वो वहाँ पे अपना कब्जा कर लेते हैं। सच्चाई है। कभी आपने देखा होगा दीवार पे पेड़ हरा भरा है, क्यों है? उसकी गहराई में जाकर के देखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं से नमी मिल रही है और कहीं ना कहीं से मिट्टी के कण मिल रहे हैं उसको पनपने के लिए। हमने तो एक पपीते का पेड़ देखा जिसमें पपीते भी लगे हुए थे, दीवार पे निकला हुआ, और उसमें पपीते लगे हुए थे, वो बड़े बड़े पपीते लगे हुए थे। गायरे की दीवार थी, पक्की ईंट थी, लेकिन उन्होंने अपने पंजे निकाल लिए, यानी कि वहाँ पर भी अपना साम्राज्य बना लेते हैं। तो नमी के कारण ये मिट्टी में घुस जाती हैं इनकी जड़ें और उस मिट्टी को भुरभुरा और पोला कर देती हैं। तो इस तरीके से ये हमने डाला है, और आप देख रहे होंगे कि ये 2 कार्टून के टुकड़े हैं और एक ही कार्टून के 2 टुकड़े हैं। पानी एक ही है, अंतर केवल इतना है कि इसमें हमने डाला है और इसमें नहीं डाला है। और साथ ही साथ इनको हम निकालेंगे, साथ ही साथ हमने डाला। तो साहब इसको भी निकाल लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है, अंतर दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा गीला है, ये गीला हो रहा है, इसका पानी अंदर जा रहा है, ठीक है, और जबकि इसका पानी अंदर नहीं जा रहा है। बाबा जी इसकी परतें निकाल के देखिएगा, इसकी परतें निकाल के देखिएगा, और हम इसकी परतें निकाल रहे हैं। देखिए साहब, वो सूखा निकल रहा है और जबकि ये पूरा गीला हो गया, यानी कि नमी जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक नमी जा चुकी है। इसको भी दिखा दीजिए, ये देखिए पूरा सूखा निकल रहा है, ये अंदर से सूखा है। आवाज़ भी आएगी जब इसको परतें निकालेंगे तो ये गीला नहीं करता है। नमी का, हमारे पौधे को नमी की ज़रूरत है, ना कि पानी की। क्यों साहब, नमी की ज़रूरत है या पानी की ज़रूरत है? भरा हुआ पानी ना तो सर्दी में अच्छा होता है और ना ही गर्मी में अच्छा होता है। गर्मी में वही पानी खौलता है, हमारी फसल को नुकसान करता है। सर्दी में वही पानी ठंडा होता है और हमारी फसल को डैमेज करता है, ठीक है। पानी नीचे चला जाएगा तो नीचे गया हुआ पानी, वो नीचे सतह जो होती, गर्म सतह होती है, उस पानी को एक उसका टेम्परेचर सही कर देगा और पौधा पानी को उठाएगा, तो वो पौधे को एक प्रोटेक्शन देगा, उसको बढ़ावा देगा, जबकि ठंडा पानी हमारी फसल को डाउन करेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो नीचे की जो कठोर ज़मीन है उसको गीला करेगा और उसको मुलायम, यानी कि जैसे गोबर की खाद होती है, जब हम डालते हैं तो उस खेत में मुलायम हो जाती है जब मिट्टी, तो सेम वही पोजीशन यहाँ पर आएगी। तो पौधे की जड़ें जब नीचे जाएंगी तो नीचे जो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, जो खाद पड़ी हुई है, जो हमने सालों से डाल रहे हैं, वो सब जमा है उसके अंदर, और वहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है। तो उस ढक्कन को ये खोलने का काम करेगा। नीचे से जो खाद है वो पौधा उठाएगा और अपने आप को बलवती बनाएगा। टालियाँ ज़्यादा निकलेंगी, कांद ज़्यादा होगा, तो पैदावार घटेगी या बढ़ेगी? जबकि ये खाद नहीं है। ये क्या काम करता है? ये एक सप्लाई एजेंट का काम करता है एक तरीके से। पानी की भेदन क्षमता बढ़ा देता है। हाँ, जो पानी में सरफेस टेंशन होता है, यानी कि सतही तनाव होता है, उसको ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, यानी कि पानी को और पतला कर देता है, ठीक है। क्लियर ये चीज़? सर कुछ पत्ते देना।
प्रकृति ने कुछ चीज़ें हमको ऐसी दी हैं जिस पे पानी नहीं ठहरता है। अब इस चीज़ की ज़रूरत इस बात से है कि आप अपनी खेती में बहुत सी चीज़ों का स्प्रे करते हैं। हाँ हाँ, जब हम इस पत्तों पर की जाती हैं। ये हम लोग जानते हैं कि इस पत्ते पे कोई भी पानी ठहरता नहीं है, चाहे वो आपका कैसा भी पानी हो, पानी नहीं ठहरेगा, ठीक है। और पत्ते पे हम पानी के द्वारा ही स्प्रे करते हैं। ये पत्ते पे अगर पानी ठहर जाए तो फिर दुनिया का कोई पत्ता बचा जिस पे पानी न ठहरे। और पानी जब ठहरेगा तो आपका स्प्रे किया हुआ जो केमिकल है, जो दवाई है, वो बेहतर तरीके से काम करेगी अगर ठहरेगी, और ठहरेगी ही नहीं तो वो काम भी नहीं करेगी। तो हम इसके 2 भाग करते हैं, और इसमें एक में जो सादा पानी है इसमें डुबो के देखते हैं कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन ये जैसा डाला था वैसे ही निकल के आ गया, सूखा का सूखा। यही समस्या सबसे बड़ी होती है कि आप जो भी दवा या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड डालते हैं, स्प्रे करते हैं, वो पत्तों पे पड़ के लुढ़क के नीचे चली जाती है, वेस्ट हो जाती है, पत्तों पे चिपकी नहीं रहती। और देखिए सर, उसका आधा पत्ता हम इसमें डालते हैं तो क्या हुआ, क्योंकि पानी महीन हो चुका है, चिपक गया है पूरा, और ये चिपक ही नहीं गया है, 15 मिनट के अंदर अंदर इसकी नसों में प्रवाहित हो जाएगा। नसों में जो आपकी दवाई है उसको नसों में भेज देगा, नस नस में, यानी कि जड़ तक दवाई पहुंच जाएगी। तो जिस उद्देश्य से आप दवाई लगा रहे हैं वो आपका उद्देश्य सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि जो आपने डाला है, आप सपोज मान लेते हैं कि हम एक इंजेक्शन लगाने वाली दवाई, उसको अगर हम घोल के पी जाएं तो क्या फ़ायदा करेगी या नुकसान? एम्पुल होगा, उसको आप अगर सीधा लेंगे तो वो तो नुकसान करेगा, स्वाभाविक है, तो सभी को मालूम है। लेकिन हम लोग वही कर रहे हैं भले ही हम अपने शरीर के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरीर को जन्म देने वाला, जिसको हम धरती माँ कहते हैं, उसके साथ में हम वही कर रहे हैं। यानी कि जो स्प्रे वाली दवाई है वो सीधी सीधी मिट्टी में जा रही है, उसको रोकना हमारा आपका कर्तव्य है। क्योंकि मिट्टी में गया हुआ केमिकल वो केवल और केवल डिस्टरबेंस के और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पौधे के लिए बनाया, ना कि मिट्टी के लिए, ठीक है। तो उसको रोकना। दूसरा, उस पैसे को वेस्ट होने से बचाना। यानी कि आज अगर हम बात करें, एक जो कीटनाशक का एक टैंक बनाते हैं जो 15 लीटर का होता है, वो कितने रुपए में तैयार होता है? आप सभी लोग किसान हैं, जानते भी होंगे कितने रुपए में वो दवाई आती है। सपोज कोई भी 50 रुपये से नीचे कोई बनता है क्या? एक टंकी दवाई 50 रुपये से नीचे बनती है क्या? शायद नहीं। और जब आप इसका मात्र 5 ml उस दवाई के साथ में इसको 5 ml ऐड कर लें तो आप 40% अपना केमिकल बचा सकते हैं। पहला बेनिफिट। अब ये नहीं कह रहे हैं कि केमिकल मत यूज़ करो, लेकिन उसकी मात्रा कम कर लो। अगर 40% कम हो जाएगा, इसकी खुद की लागत है मात्र 5 रुपये 5 ml की। सबसे छोटी पैकिंग की कीमत बता रहे हैं हम आपको, 5 रुपये। 5 रुपये में अगर 40% कम हो गया और 50 रुपये का टैंक बन रहा है तो 20 रुपये का फ़ायदा हो गया, 20 रुपये का। और 20 रुपये में से 5 रुपये और माइनस कर दो तो 15 रुपये का एक टैंक पे फ़ायदा हो रहा है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जितने टैंक आप लगा रहे हो उतने लगाने की ज़रूरत नहीं, ये 1.5 गुना एरिया कवर कर लेता है, तो 50% का वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और जहाँ पे आप 4 स्प्रे कर रहे हैं तो इससे मात्र 2 स्प्रे में आपका काम हो जाएगा। जो पिछले साल मक्का में सुड़ी लगी थी, लोगों ने छुटा नहीं पाई थी, लेकिन जहाँ पर भी हमारा एक स्प्रे करवा दिया गया इसके साथ में, तो 100% सुड़ी का सत्यानाश हो गया था, फिर दोबारा सुड़ी दिखाई नहीं पड़ी थी। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब जो नमी ज़मीन के अंदर भेदने के लिए जो 1 मीटर गहराई तक नमी को ले जाता है ये, तो उसके लिए हमें अपने गेहूं की फसल में या और कोई जो भी फसल करते हैं आलू के अलावा, वहाँ पर हम 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको 2 से 3 बार अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। बालू के साथ या खाद के साथ या ड्रिप विधि से, किसी भी तरीके से इसका 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपकी मिट्टी का पीएच भी बढ़ेगा। भले ही आप लोग पीएच को ना जानते हो, लेकिन पीएच एक ऐसी साइंस है, उसी पे पूरा का पूरा इलाज और दवाई सारा कुछ उसी पे बनता है। पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो शक्ति होती है वो घट करके वो माइनस में आ चुकी है। जहाँ पे न्यूट्रल 7 पीएच होता है वकील साहब, वहाँ पर हमारी ज़मीन का जो पीएच है वो 5 और 5.5 पे आ गया है। जहाँ पे 7 पीएच हुआ करता था और वो 5.5 पीएच पे आ गया है। इसीलिए फंगस, बैक्टीरिया, वायरस
और तमाम तरीके की कीटाणु, रोगाणु, विषाणु, इन सारे लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है, सब हावी हो चुके हैं क्योंकि पीएच डाउन हुआ है इस वजह से। अब क्या है कि पीएच को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एक्टिव 80 का इस्तेमाल अपने खेतों में ज़रूर करना है। और जब आपका पीएच इंक्रीज़ हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये जो तमाम तरीके की केमिकल आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है साहब, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ में कोई केमिकल नहीं है, ये पूरी तरह बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जैविक है। जैसे हम लोग खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, सल्फर, पोटास, जिंक, जो भी डालते हैं, तो उसका कितना यूज़ हो रहा है हमारे पानी के साथ में और क्या क्रिया है इसकी, वो हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। ये सल्फ़र है साहब, और दोनों में अंतर आपको पता पड़ रहा होगा, घुलनशीलता कहाँ पे है। यानी कि सादा पानी के साथ में जो क्रिया हो रही है वो ये है, कुछ ज़मीन में है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसमें सारा का सारा घुल चुका है। ठीक है, अब आप देखिएगा, हिलाने पर भी ये नहीं घुल रहा है, और जबकि इसकी कुछ बूंदें हम इसके अंदर डाल देंगे, इसका भी हाजमा सही कर देगा। चाहे वो नीचे था वो भी पिघल गया, और जो ऊपर पड़ा हुआ था वो भी सारा का सारा डाइल्यूट हो गया। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते बताते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि हम लोगों का अगर पेट खराब है तो पकवान कितने भी बढ़िया आ जाए, वो हमारे मन को भाएंगे क्या है? हमको तो दवाई चाहिए, हमारा पेट सही हो जाए, तब हम कहीं जाकर के खाने के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, अगर हम इकट्ठा खा गए तो फिर से हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने खेत का, पेट का ध्यान नहीं दिया, और हम कहते हैं कि लेव यूरिया, लेव डीएपी, लेव सल्फर, लेव पोटास, लेव जिंक। ऐसा हमने कभी भी कान लगा कर के सुना नहीं अपनी खेत की आवाज़ को, अपनी मिट्टी की आवाज़ को। ज़रूरत है आज हमको सुनने की, समझने की ज़रूरत है। और जो केमिकल्स हम डाल रहे हैं, जो हमको दिए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों का व्यापार है दरअसल, इसलिए हम लोगों को ये दिया जाता है कि चलो ये नहीं काम किया, ये लिए जाओ। सच्चाई है, धंधा होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम उन दुकानदारों को भी दे सकते थे, लेकिन उनको हमारे प्रोडक्ट में एवरेज नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा है नहीं ज़्यादा, ठोस प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी ही रियल प्राइस है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ा मार्जिन होता है, और जब तक नया प्रोडक्ट वो 50% मार्जिन मिलता नहीं, तब तक वो किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि किसी को बोलते भी नहीं है। ठीक है साहब, तो इनसे आपका ये क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से अपने खेतों को मतलब पहले तैयार करें। ये तैयारी है खेतों की। पैदावार कितनी बढ़ेगी हम आपको वो भी बता देंगे। 20% से 50% इस विधि से पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि आज अगर 1 बीघे में आपको कितना अनाज आ रहा है? 4 कुंटल एवरेज 4। ठीक है, ऐसे 5 भी हो जाता है। 5 भी हो जाता है, लेकिन अगर एवरेज 5 हो जाए तो कैसा रहेगा भाई? किसी का 6 हो गया, किसी का 5 हो गया, किसी का 4.5 हो गया, लेकिन एवरेज जो है वो 5 का आ जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा, बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है, क्योंकि 7-7 कुंटल भी लोगों ने निकाला है बीघे का। ठीक है, जब 7 कुंटल निकाला जा सकता है तो एवरेज 5 कुंटल निकाला जा सकता है, संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल करना है। दूसरा एक प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव मैक्स। ये साहब खादों का बाप है, और ये हम पूरे देश के सामने बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये खादों का बाप है। आज आप कितनी भी खादें गिन लो, उंगलियों पे ख़त्म हो जाएंगी साहब। यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, एनपीके वगैरह इन्हीं को गिन पाओगे, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर आयरन है, प्रोटीन है, बोरान है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, पोटास है, जिंक है, सब कुछ है इसके अंदर। और ये सारी खादें आप इकट्ठे करोगे तो पता नहीं कितने डब्बे, कितने बाल्टी, कितने मग्गे, कितने पैकेट, कितने बोरे आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब कहीं जा कर के वो तत्व लिखित में मिलेंगे। परसेंटेज उनका क्या होगा डजंट मैटर, आप नहीं समझ पाओगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे कि उनके अंदर क्या डाला गया और क्या लिखा गया। अब लिखा तो है कि उसके अंदर बोरान है, लेकिन परसेंटेज 2 है, 2%। तो साहब क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। 0.5 तक आता है, 0.5 तक आता है।
यानी कि लिखने के लिए उन्होंने सारे तत्व लिख दिए, लेकिन होता बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए बैलेंस फॉर्म में जब तक चीज़ें नहीं होंगी तब तक हमको उत्पादन में वृद्धि नहीं मिलेगी। तो ये साहब हमारी संपूर्ण खाद है। इसका मात्र स्प्रे में 20 ml पर टंकी के हिसाब से आप 2 से 3 बार किसी भी फसल में आप देंगे, आपको 8 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। शर्त यह है कि जो भी आप DAP यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूरिया यूज़ कर रहे हो, जो भी डाल रहे हो, उसको जस्ट हाफ कर दो, नहीं तो 40% तो डाउन कर ही दो। अभी हम आपको बोलें कि सारा का सारा केमिकल छोड़ दो तो उत्पादन डाउन आ जाएगा, नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी बरसों की एक हैबिट बन चुकी है। अगर हम पूरा केमिकल छोड़ देंगे तो हमारा उत्पादन 100% डाउन आ जाएगा, और इसके लिए किसान तैयार नहीं है। उत्पादन में 20 किलो भी अगर कम होता है ना तो उसको खटकती है कि भाई हमारा 20 किलो कम कैसे हुआ, पड़ोसी का ज़्यादा कैसे हो गया। ठीक है, तो हमें अपने उत्पादन को 20 से लेकर के 50% बढ़ाना है, और साथ ही साथ अपनी जो लागत है वो कम करनी है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी लागत इसके माध्यम से कम ना हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे हमको कम करना है। तो ये 40 से 50% आपकी लागत को भी डाउन करेगा और साथ ही साथ आपकी पैदावार को भी बढ़ाएगा। अभी धान की खेती हुई, धान की खेती में जो पैकेट भरा जाता है, बोरा भरा जाता है, उसमें कितने किलो धान आते हैं? 40 किलो। 50 भी आ जाते हैं क्या? नहीं आते हैं। और साहब ये जो प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव जाइम, इसका जहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया इन प्रोडक्टों के साथ में, तो साहब धान 50 किलो पैकेट में आया, इवन 52 किलो तक आया। तो ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, दाने को मजबूत और ठोस बनाते हैं, साथ ही साथ चमकीला भी बनाते हैं। और जब चमकीला होगा तो मंडी में क्या करेगा, हमारा रेट अच्छा मिलेगा। है कई बार 10-10%, 20-20% का अंतर होता है एक ही फसल, और उसमें 20% का अंतर है, तो वो केवल और केवल क्वालिटी का अंतर होता है। तो हमको भाव भी अच्छा दिलाएगा, जल्दी बिक्री होगा, तो कई एक चीज़ें हमको यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगी। इसी के साथ हम ये चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ समस्याएं होती होंगी फसलों में, तो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो थोड़ा सा अवगत कराइए। फसल कौन कौन सी होती है यहाँ पर? गेहूँ धान। गेहूँ में क्या क्या समस्या आती है? एक एक बताएंगे। जी जी। गेहूं है, धान है, आलू है। अच्छा अच्छा। फसलें हैं, उसके अलावा एक शिवाला की खेती होती है। शिवाला की खेती होती है, तो क्या क्या समस्या आती है? सपोज आलू की बात करें तो आलू में क्या क्या समस्या आती है? आलू में वही है, वो मतलब ऊपर से जम जाता है, चित्ती हो जाती है, कभी कभी छेदक लग जाता है। छेदक लग जाता है। ये समस्या है। गेहूँ में तो खैर विशेष समस्याएं तो नहीं आती हैं, और बाद में कंडुआ वगैरह भले ही आता होगा, बहुत ही कम मात्रा में आता है। गेहूँ में बहुत ज़्यादा मतलब समस्या नहीं आती है। अच्छा, शिवाला में वही घास की दवा डालते हैं। अच्छा अच्छा। उसके अलावा कीड़ा तो लगता होगा उसमें? हाँ, कभी कभी लगता है, और नहीं तो जो है तेल का उत्पादन कम हो जाता है। अच्छा, फंगस की कोई समस्या आती है क्या? फंगस भी ज़्यादा नहीं। फंगस नहीं लगती है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी का पानी आता है शायद, है तो फंगस, हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए फंगस की समस्या नहीं आती है। फफूंद, हाँ, जो सरसों में आती है। सरसों में ऊपर पत्ता मतलब सरसों खिया है, हाँ, वो हरी, हाँ, नीचे पेड़ सूख जाता है। यस यस। कमजोरी मतलब गन्ने में भी आती है, गन्ने में भी ये समस्या आती होगी। आती है। हाँ सर, अच्छा गन्ना कम कर रहे हैं। गन्ना के क्षेत्र। चलिए ठीक है, हमारे पास एक जुगाड़ी प्रोडक्ट है, कहो तो हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, और वो बहुत कम मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपकी ये फंगस की समस्या ख़त्म हो जाएगी। देखिए फंगस केवल नहीं होता है, वो फंगस के साथ में उसमें बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है। ठीक है, उसमें कई एक समस्याएं होती हैं। अगर फंगस का निराकरण हो जाए तो किसान की आधी केमिकल की